साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है राइट स्केल ऑफ हाइपर पैरामीटर्स कि हम कैसे हम अपने हाइपर पैरामीटर जो हैं उनको कैसे सेट कर सकते हैं, क्या स्केल हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि ट्रांसफर लर्निंग जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वन पॉइंट इवेल्यूएशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एफ मैयर जो है वो उसका क्या फ़ायदा होता है, और उसमें फिर प्रिसिजन और रिकॉल को पहले हम देखेंगे, उसके बाद फिर जो है हम F1 मेजर जो है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमने अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए लास्ट लेयर के अंदर जो है वो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि हमें 0 और 1 की वैल्यू, उसके दरमियान की वैल्यू देता है, जिसकी बेस पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि क्लास जो है वो आइदर 0 है या 1 है। ठीक है, तो वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल क्लासेस हों, लेट्स से आप जो है वो हैंड रिटन डिजिट्स जो हैं उनको रिकग्नाइज़ करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हर डिजिट जो है वो 0 से 9 के दरमियान होगा। तो उसमें 10 एक्चुअली आउटपुट क्लासेस होंगी। उसके लिए जो है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जो है वो यूज़ होती है। तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम बैच नॉर्मलाइज़ेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे कि बैच नॉर्मलाइज़ेशन जो है उसका क्या पर्पस होता है और किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। तो स्टार्टिंग विद राइट स्केल ऑफ हाइपर पैरामीटर्स जो हैं अ, कभी भी आप उसको बिल्कुल रैंडमली जो है वो यूज़ नहीं करते। यानी कि अगर लेट्स से आपने अल्फ़ा या लर्निंग रेट जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो ट्राई करनी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पॉइंट 0001 से लेके 1 तक डिफरेंट वैल्यूज़ ट्राई करनी है तो आप उसी रेंज में जो है वो रैंडम वैल्यूज़ ट्राई करें। ठीक है? कहने का मकसद ये है कि आप पॉइंट 001, हो सकता है कि आप जो रैंडम वैल्यूज़ लें, वो पॉइंट 1 और 1 के दरमियान ज़्यादा रैंडम वैल्यूज़ आएँ, और पॉइंट 001 और पॉइंट 1 के दरमियान कम रैंडम वैल्यूज़ आएँ। ठीक है? तो इसलिए प्रेफ़रेबल ये होता है। इसी तरह से बीटा भी ऐसे ही है कि अगर आपने पॉइंट 9 से लेके पॉइंट 999 तक वैल्यूज़ जो है वो ट्राई करनी है, तो बेहतर है कि आप लॉग स्केल यूज़ करें इन हाइपर पैरामीटर्स के लिए। लॉग स्केल का ये मतलब है, अगर आपने पॉइंट 0001 पहले ट्राई किया है, तो नेक्स्ट बेहतर है कि आप पॉइंट 001 ट्राई करें, या फिर नेक्स्ट आप पॉइंट 01 ट्राई करें, या फिर 1 ट्राई करें। तो इतने बड़े-बड़े स्टेप्स लेके पहले आप लॉग के स्केल पे जो है वो डिफरेंट जो हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको एक अच्छा लर्निंग रेट लेट्स से मिल रहा है, जो कि लेट्स से पॉइंट 1 पे आपको बेहतर लर्निंग रेट जो है, उसकी लर्निंग बेहतर हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि फिर पॉइंट 1 के करीब-करीब जो वैल्यूज़ हैं, उनको ट्राई करके देखें कि उनसे जो है वो परफ़ॉर्मेंस में कितनी बेहतरी जो है वो आ रही है, ठीक है? तो इसलिए इस स्केल पे, लॉग के स्केल पे आप जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ अल्फ़ा की और बीटा की वो ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो आपको सूटेबल लगे वैल्यू, उसके करीब-करीब जो रैंडम वैल्यूज़ हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप क्विकली जो है इस नतीजे पे पहुँच जाएँ कि आपने अल्फ़ा की क्या वैल्यू यूज़ करनी है और बीटा जो है उसकी क्या वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये तो हाइपर पैरामीटर्स के हवाले से था थोड़ा-सा कि किस तरह से हम एक डिफरेंट स्केल, लॉग स्केल यूज़ करके हाइपर पैरामीटर जो है वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है? ट्रांसफर लर्निंग जो है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आप देखेंगे आगे हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जब देखेंगे, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसफर लर्निंग यूज़ होती है अब, जहाँ पे हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा नहीं होता ट्रेनिंग करवाने के लिए, हम ट्रांसफर लर्निंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफर लर्निंग जो है उसका आइडिया क्या है? लेट्स से हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने फ्यू लेयर्स और फ्यू न्यूरॉन्स शो किए हुए हैं। लेकिन लेट्स से हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसमें हमने ट्रेनिंग करवाई हुई है, और वो ट्रेनिंग जो है लेट्स से मिलियंस ऑफ इमेजेस पे उस मॉडल को ट्रेन किया गया है। अब वो है बेसिकली इमेजेस को ट्रेन किया गया है, इमेजेस को यूज़ करके हमारे मॉडल को ट्रेन किया गया है। अब ये जो इमेजेस को यूज़ करके हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है, ये हम अगर किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए इसको यूज़ करना चाहें, ठीक है? यानी कि इमेज रिकॉग्निशन पे ट्रेन हुआ, इमेज रिकॉग्निशन के टास्क पे एक बहुत बड़े डाटा सेट पे,
उस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाए। उस ट्रेनिंग को यूज़ करें हम किसी और प्रॉब्लम के लिए। लेट्स से रेडियोलॉजी डायग्नोसिस है, तो रेडियोलॉजी डायग्नोसिस के लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस नेटवर्क को। किस तरह से? क्योंकि रेडियोलॉजी डायग्नोसिस जो है बेसिकली ये भी इमेज रिकॉग्निशन का टास्क है, ठीक है? तो आइडिया ये है ट्रांसफर लर्निंग का कि इमेज रिकॉग्निशन के लिए जो लर्निंग की गई है एक डाटा सेट पे, उसको किसी दूसरे डाटा सेट के लिए जो है वो यूज़ किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी जो लास्ट लेयर है, इसको इसकी जगह पे एक न्यू लेयर जो है वो हम ऐड कर देंगे, जो कि रेडियोलॉजी डायग्नोसिस के लिए होगी। और पिछली जो लेयर्स हैं, उनको हम मोस्टली क्या करते हैं कि उनको फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने का ये मतलब है कि उनके वेट्स हम एडजस्ट नहीं करते ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है हम लास्ट लेयर के या सेकंड लास्ट लेयर के लास्ट जो 2-3 लेयर्स हैं, उनके वेट्स को सिर्फ जो है वो अपडेट करते हैं और उसी की बेस पे हम जो है एक्चुअली ट्रेनिंग करवाते हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इवन अगर हमारे पास जस्ट फ्यू थाउजेंड्स जो है एग्जांपल्स हों, तो उसमें भी हमें अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसफ़र लर्निंग है ये इमेज रिकग्निशन के लिए ही अ, हम कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि अगर हमारे पास कोई और टास्क है जो कि इसमें जो इमेज रिकग्निशन का टास्क है ये हमारी प्री ट्रेनिंग होगी और जो रेडियोलॉजी डायग्नोसिस है इसे हम कहेंगे फाइन ट्यूनिंग, ठीक है? तो ये प्री ट्रेनिंग जो पहले से ट्रेनिंग हुई होती है और उसको हम यूज़ करते हैं जब, तो फिर हम उसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सिर्फ़ इमेज रिकग्निशन के लिए जो है वो ट्रांसफ़र लर्निंग यूज़फुल नहीं है, बल्कि स्पीच रिकग्निशन के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। लेट्स से आपने आपके पास 100,000 आवर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसकी बेस पे आपने अपना नेटवर्क जो है वो ट्रेन करवाया हुआ है। तो आप उसी स्पीच रिकग्निशन के मॉडल को लेके उस पे कोई और जो है, अगर आप वेक वर्ड रिकग्निशन जो है वो करवाना चाह रहे हैं या कोई स्पेसिफिक वर्ड्स जो है वो रिकॉग्नाइज़ करवाना चाह रहे हैं। वेक वर्ड बेसिकली होता है जो मोबाइल्स के अंदर ओके गूगल या हेलो सिरी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो वेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो उस सिस्टम के लिए अगर आपने अपने मॉडल को अडॉप्ट करवाना है, ट्रेन करवाना है, फाइन ट्यून करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो स्पीच रिकॉग्निशन का पहले से मॉडल ट्रेंड है, उसको लेंगे, उसकी लास्ट या सेकंड लास्ट या 2-3 लास्ट लेयर्स को उसकी बजाय उनकी एंड वाली लेयर्स की जगह पे अपनी लेयर्स जो हैं वो ऐड करेंगे और फिर दोबारा से पिछली जो लेयर्स हैं उनके वेट्स को फ्रीज़ करके दोबारा से पूरे मॉडल को जो है वो ट्रेन करवाएँगे और पूरे मॉडल को नहीं, एक्चुअली लास्ट 2-3 लेयर्स जो आपने खुद से ऐड की हैं, सिर्फ़ उनको ट्रेन करवाएँगे। पहले के सारे जो वेट्स हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगे। तो ये बेसिकली आइडिया है ट्रांसफ़र लर्निंग का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सिंगल नंबर इवैल्यूएशन मैट्रिक। सिंगल नंबर इवैल्यूएशन मैट्रिक जो है वो बड़ी ज़रूरी है क्लासिफ़ायर्स को कंपेयर करने के लिए। अब जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 क्लासिफ़ायर हैं लेट्स से, या कोई 2 मॉडल हैं, जो 2 न्यूरल नेटवर्क्स हैं, हमने डिफरेंट ए और बी इनको ट्रेन करवाया हुआ है। तो उसमें हमें डिफरेंट प्रिसिजन और रिकॉल की जो वैल्यू है वो मिल रही है। ए जो है क्लासिफ़ायर उसकी प्रिसिजन 95% है और उसकी रिकॉल जो है वो 90% है। क्लासिफ़ायर बी जो है उसकी प्रिसिजन 98% है और उसकी जो रिकॉल है दैट इज़ 89%, ठीक है? अब हमारे लिए यहाँ पे ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि क्या क्लासिफ़ायर ए जो है वो बेहतर है या क्लासिफ़ायर बी जो है वो बेहतर है। क्योंकि 2-2 तरीके से हमने अपने मॉडल को इवैल्यूएट किया हुआ है या उसकी परफ़ॉर्मेंस को मेज़र किया हुआ है। इसमें हम पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि प्रिसिजन और रिकॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है? अगर हम कैट वाली एग्ज़ाम्पल की बात करें, जो हम बाइनरी क्लासिफ़िकेशन की प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, तो उसमें प्रिसिजन बेसिकली ये होती है कि जितनी टोटल एग्ज़ाम्पल्स क्लासिफ़ाई हुई हैं एज़ कैट, उसकी कितनी फ्रैक्शन जो है वो एक्चुअली करेक्टली एज़ कैट क्लासिफ़ाई हुई हैं, ठीक है? यानी कि करेक्ट एग्ज़ाम्पल्स क्लासिफ़ाइड एज़ कैट डिवाइडेड बाय टोटल एग्जांपल्स क्लासिफाइड एज कैट, इसे हम कहते हैं प्रिसिजन। और रिकॉल क्या होती है कि जो टोटल कैट एग्जांपल्स हैं डेटासेट के अंदर, उसकी कितनी फ्रैक्शन है जो है वो एक्चुअली करेक्टली क्लासिफाई हुई है एज कैट, ठीक है? यानी कि रिकॉल क्या हुआ कि करेक्ट एग्जांपल्स क्लासिफाइड एज कैट डिवाइडेड बाय टोटल कैट एग्जांपल्स इन डेटासेट, ठीक है? इसको हम
कन्फिगर मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कन्फिगर मैट्रिक्स के अंदर हमें ट्रू पॉजिटिव, फाल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो एक्चुअली ट्रू था, यानी कि एक्चुअल कैट था और उसको प्रिडिक्ट भी ट्रू किया, यानी प्रिडिक्ट भी कैट किया, तो उसे हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। और जो एक्चुअल फॉल्स था, ठीक है, और उसको प्रिडिक्ट ट्रू कर दिया क्लासिफायर ने, तो उसे हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। इस तरह से एक्चुअल ट्रू था और प्रिडिक्ट फॉल्स किया तो दैट विल बी फॉल्स नेगेटिव, और एक्चुअल भी फॉल्स था और प्रिडिक्ट भी फॉल्स किया, दैट विल बी ट्रू नेगेटिव। ठीक है। तो प्रिसीजन और रिकॉल के फार्मूलाज को हम अगेन इस तरह से लिख सकते हैं। प्रिसीजन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरह से रिकॉल जो है दैट इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इन दोनों की जो हार्मोनिक मीन अगर हम ले लें प्रिसीजन और रिकॉल का, तो उसे हम F1 मेजर कहते हैं। तो F1 मेजर कैन बी डिफाइंड एज 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर P प्लस 1 ओवर R। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2PR डिवाइडेड बाय P प्लस R। ठीक है। तो इनका हार्मोनिक मीन लेने के बाद अब इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम F1 स्कोर जो है क्लासीफायर ए और क्लासीफायर बी दोनों का कंप्यूट करें, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि क्लासीफायर ए जो है वो क्लासीफायर बी से बेहतर है, क्योंकि क्लासीफायर ए जो है उसका F1 स्कोर आ रहा है 92%, और इसी तरह से क्लासीफायर बी जो है दैट इज़ 91%। ठीक है। तो इस तरह से जो F1 मेजर है ये एक सिंगल हमें इवैल्यूएशन मेजर मिल गई, जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट क्लासीफायर्स को जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। और नॉर्मली आप देखेंगे कि मोस्टली जो पेपर्स आप पढ़ रहे हैं आजकल, रिसर्च पेपर्स भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अक्सर एक्यूरेसी और F1 मेजर जो है वो यूज़ होती है। ठीक है। एक्यूरेसी ज़्यादा प्रेफ़र की जाती है अगर आपके पास बैलेंस्ड डेटा सेट हो। ठीक है। यानी कि आपके पास अगर बाइनरी क्लासिफ़िकेशन की बात करें, तो अगर आपके पास कैट की एग्ज़ाम्पल की बात करें कि कुछ इमेजेस हैं जिनमें कैट प्रेज़ेंट है और कुछ इमेजेस हैं जिसमें कैट नहीं है। ठीक है। तो वो इक्वली हैं, अगर लेट्स से 100 एग्ज़ाम्पल्स हैं तो उसमें 50 जो ऐसी हैं जिसमें कैट है और 50 ऐसी हैं जिसमें कैट नहीं है। ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड डेटा सेट की एग्ज़ाम्पल है। इस तरह के डेटा सेट के लिए एक्यूरेसी की जो मेजर है वो बेहतर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा सेट बैलेंस नहीं है, अगर हमारे पास 100 इमेजेस में से 10 जो है वो कैट की हैं और 90 कैट की नहीं है, तो वहाँ पे फिर एक्यूरेसी की जो मेजर है वो प्रेफरेबल नहीं है, और उसकी बजाय F1 की जो मेजर है उसे हम यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी मैं आपको बता दूँ कि एक्यूरेसी जो है वो किस तरह से कंप्यूट होती है, दैट इज़ ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन अगर हमने करनी हो तो वो हम कैसे करें? ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन तो देखी है, जिसमें हमने देखा कि सिग्मॉयड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जो है, अगर हमारे पास लेट्स से 4 क्लासेस हैं, कैट है, डॉग है, काऊ है, अदर्स कोई बाकी की जो इमेजेस हैं उसे हम अदर्स का नाम दे देते हैं, अदर्स की क्लास दे देते हैं। तो 0, 1, 2, 3 ये 4 क्लासेस हमारे पास अभी हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम लास्ट वाली जो लेयर है उसमें हम सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। लास्ट वाली लेयर के अंदर सॉफ्टमैक्स यूज़ करने का क्या मतलब है? लास्ट वाली लेयर में सॉफ्टमैक्स यूज़ करने का ये मतलब है कि हमारी जो लास्ट लेयर है उसका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो कुछ डिफरेंट होगा, और वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारा जो लास्ट जी में जो लीनियर कॉम्बिनेशन कंप्यूट हो रहा है लास्ट लेयर के लिए, उसको लेके हम उस पे जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे दैट विल बी टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ई जी एल। ठीक है। ये जो भी हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट विल बी अ पावर टू ई। ठीक है। और एक्टिवेशन कैसे कंप्यूट होगी? एक्टिवेशन बेसिकली होगी उस पूरे वेक्टर की लास्ट लेयर में जो ई रेज टू पावर जी एल का जो वेक्टर बनेगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके सम पे। ठीक है। यानी कि अगर 4 वैल्यूज़ हैं हमारी, तो चारों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट विल बी ई रेज़ टू पावर फर्स्ट वैल्यू, ई रेज़ टू पावर सेकंड वैल्यू, ई रेज़ टू पावर थर्ड वैल्यू, ई रेज़ टू पावर फोर्थ वैल्यू। और वो उनका जो चारों वैल्यूज़ का सम है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर के अंदर जो है
वो उस एक कंपोनेंट की वैल्यू आएगी, फिर दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आएगी, फिर तीसरे की, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, चारों जो एक्टिवेशन एंड लास्ट लेयर जो सॉफ्ट मैक्स लेयर है, इसमें जो एक्टिवेशंस हो रही हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज़ बेसिकली आएंगी, और ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, इनको जब आप सम करेंगे तो वो 1 होगा। ठीक है, इसका लॉस फंक्शन जो है वो कैसे कंप्यूट होगा? लॉस फंक्शन जो है सॉफ्ट मैक्स का, वो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी। जो हमारे पास एस्टिमेट आ रहा होगा वो 0.3, लेट्स से 0.2, 0.1 और 0.4 आ रहा होगा, विच सम्स टू 1। हमारे पास जो एक्चुअली वैल्यू जिससे हमने कंपेयर करना होगा, वो भी हमने इसी फॉर्मेट में रखनी है। ठीक है, तो 0 1 0 0, इट मीन्स के जो क्लास 0 है वो भी 0 है, जो क्लास 1 है वो एक्चुअली ट्रू है, और बाकी जो क्लासेस हैं वो एक्चुअली उनकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो हम इसका जो लॉस है वो कैसे कंप्यूट करेंगे? दैट विल बी इक्वल टू माइनस सम जे इज इक्वल टू 1 to 4। ठीक है, ये जितनी क्लासेस हैं उस पर हम सम कर लेंगे वाई जे लॉग वाई जे हैट को। ठीक है, और क्योंकि ये बाकी सारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो ये सब वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देगा एक्सेप्ट सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक्चुअली सिर्फ जिस वैल्यू के लिए हम कंप्यूट कर रहे हैं लॉस, सिर्फ उस वैल्यू के लिए हम जो है वो ये कंप्यूट करेंगे y2 log y2 हैट। यहाँ पे भी अगर आप देखें y2 जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो हम सिंपली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जितनी y हैट की वैल्यू जो है, जो कि 0.2 है, उसको जितना बड़ा करते जाएंगे उतना ही एक्चुअली हमारा लॉस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस लॉग है। तो इस तरह से जो है ये लॉस फंक्शन इसका, ये वाला लॉस फंक्शन जो है वो यूज़ होगा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो फिर ओवरऑल इस तरह से कंप्यूट होगी कि सारी एग्जांपल्स पे लॉसेस जो हैं उनको हम सम कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे। तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आता है कि फिर वाई की शेप क्या होगी, कैपिटल वाई की शेप क्या होगी? कैपिटल वाई की शेप एक्चुअली जो है वो जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, कॉमा, और जितनी एग्जांपल्स होंगी, ठीक है, उतने हमारे एक्चुअली कॉलम्स होंगे। तो 4 कॉमा m जो है हमारा जो वाई मैट्रिक्स है उसकी ये शेप होगी। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का जो लास्ट लेयर का जो स्टेप है दैट विल बी डी सी एल विल बी इक्वल टू वाई हैट माइनस वाई। तो आप लास्ट लेयर से इस तरह से ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और फिर उसको जो है बैक प्रोपोगेट करते हुए प्रीवियस सारी लेयर्स के जो ग्रेडियंट्स हैं और जो वेट्स और बाइसेस हैं उनके जो ग्रेडियंट्स उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंप्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है लास्ट लेयर से ऑनवर्ड ग्रेडियंट डिसेंट बैक प्रोपोगेट जो है वो करेंगे, एरर जो है वो एक्चुअली बैक प्रोपोगेट करेंगे। फाइनल जो इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है दैट इज़ बैच नॉर्मलाइजेशन। हमने देखा कि हम अपने फीचर्स को जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, वो हमने जो आपको याद होगा कि एक बाउल शेप की फॉर्म में हमारा फंक्शन आ जाता है, और उसमें स्टेप्स लेना जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन के हवाले से भी है। ये वो स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, जो हम नॉर्मलाइज़ करने के लिए हमने कहा था कि हम पहले उसका मीन कंप्यूट कर लेंगे, और हर फीचर की वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे, तो उस पूरी उस फीचर का जो मीन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने कहा कि इसको स्टैंडर्डाइज कर दें इसकी डिस्पर्शन को भी। उसमें हमने क्या किया कि सिग्मा स्क्वायर से हमने एक्चुअली डिवाइड कर दिया था एक्स की वैल्यूज़ को। तो बैच नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है अब यही काम हम हर लेयर के लिए करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज करेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशंस को ऑन एवरी लेयर। ठीक है, तो इसमें बैच नॉर्म को इम्प्लीमेंट कैसे कैसे हम करते हैं कि कोई भी इंटरमीडिएट लेयर है, लेट्स से Z1 है, लेट्स से वैल्यूज Z1 to ZM एक्चुअली हम नॉर्मलाइज करेंगे और लेयर एल। ठीक है, और लेयर एल के लिए कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? हम जो हमारे पास एक स्पेसिफिक लेयर पे जो इनपुट आ रहा है, ठीक है,
उसका जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनको सम कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे, तो वो हमारी एवरेज आ जाएगी या मीन आ जाएगा। मीन जो है वो हम एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर ले लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे m से, तो वो हमारी जो है वो वेरिएंस आ जाएगी। वेरिएंस से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारी स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस यहाँ पे आता है कि जब हम फीचर्स को इनपुट फीचर्स को नॉर्मलाइज़ कर रहे होते हैं, तो हम यहीं तक जो है नॉर्मलाइज़ करते हैं, क्योंकि हम उसमें उसका मीन जो है वो 0 अज़्यूम करते हैं और उसकी जो वेरिएंस है वो 1 अज़्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल हिडन लेयर्स हैं, वहाँ पे हम मीन और वेरिएंस को खुद से अज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें गैमा और बीटा दो जो हैं वो पैरामीटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और ये है पैरामीटर्स जो हैं ये भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है जो गैमा है और जो बीटा है इनकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो डिटरमाइन होगी। जैसे-जैसे ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो स्टेप्स लेगा, वैसे-वैसे जैसे हम बाकी पैरामीटर्स की वैल्यू अपडेट करेंगे, वैसे ही हम गैमा और बीटा जो है इनकी वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे। ठीक है? अब इसमें एक फाइनल क्वेश्चन रेज़ होता है कि बैच नॉर्म जो है, वो टेस्ट टाइम पे जो है हम कैसे उसको यूज़ करेंगे? ठीक है? क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे तो चले हमने यही वाली जो वैल्यूज़ थी गैमा और बीटा की, ये यूज़ की और इसी की बेस पे हमने ट्रेनिंग करवा ली। टेस्ट टाइम पे हम क्या करेंगे? टेस्ट टाइम के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो म्यू और सिग्मा है, इनकी रनिंग एवरेज जो है, हम वो अपने पास स्टोर करते जाएँ, ठीक है? और यही जो रनिंग एवरेज है, इसको हम फिर टेस्ट टाइम पे जो है वो यूज़ करें, ठीक है? तो इस तरह से हम बैच नॉर्मलाइज़ेशन जो है ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे लर्निंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी एफ़िशिएंट हो जाता है।